नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो यूजी एनईपी में 5th सेमेस्टर में एनालिटिकल एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस का को करिकुलर वाला एग्जाम है, उसके हमने पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पुराने पेपर के, और इस वीडियो में हम बाकी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको इसी में सीखने के लिए मिलेंगी और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आएंगे जो इसी में से आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 की, और जो ये क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन नंबर 51 की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड डेटाबेस एंट्रीज। यानी कि जो हमने डेटाबेस एंट्री सेलेक्ट की है एमएस एक्सेल में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सा फॉर्मूला हमको निकाल के देता है। मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लग रहा है तो दोस्तों सिंपल सा जवाब इसका बन जाएगा डी मैक्स। डी मैक्स वाला फॉर्मूला हमको मैक्सिमम वैल्यू देता है किसी सेलेक्ट किए हुए डेटाबेस की जो भी एंट्रीज हैं उसमें से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट। तो एक्सेल और एक्सेल जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ये चीज आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट हम वर्ड वाले फाइल को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज, यानी कि स्प्रेडशीट को प्रयोग करने का एक लाभ यह भी है, कौन सा, गणनाएं ऑटोमेटिक हो जाती हैं, यानी कि स्वयं ही हो जाती हैं। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं। चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स द कैलकुलेशंस, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद है अधिक लचीलापन होता है, यानी कि इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी ही बातें सही हैं, तो दोस्तों इसका डी आंसर रहेगा। एक्सेल जो है उसमें अगर हम कोई गणना करनी होती है और अगर हमने फॉर्मूला वगैरह लगाया हुआ है तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर हम कोई डेटा में परिवर्तन करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है, अगर फॉर्मूला लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, कई तरह के ऑप्शंस आपको यूज करने के लिए इसमें मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट मैंने आपको बताया था, तो एमएस एक्सेल या उससे मिलते जुलते जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें टेबल रिलेटेड काम होता है वो सब स्प्रेडशीट बोले जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। आउटलुक जो है दोस्तों वो ईमेलिंग के लिए काम आता है। पावर पॉइंट जो होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम आता है, स्लाइड्स बनाने के लिए काम आता है, और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है। तो जो स्प्रेडशीट होती है वो एक्सेल या इससे मिलते जुलते जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें बनती है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी कि फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence? तो एक जो डिफाइंड सीक्वेंस है उसमें हम किस डेटा को ऑटोमेट करने के लिए, उसको अपने आप से चलने के लिए कौन सा फीचर हम यूज करते हैं, तो वो है ऑटोफिल। ऑटोफिल के द्वारा हम कोई एक डिफाइंड डेटा है उसको स्वचालित रूप से उसमें भर सकते हैं। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है। An Excel workbook is a collection of worksheet, charts, workbooks, worksheet and charts। तो दोस्तों जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसमें वर्कशीट्स होती हैं करने के लिए, उसी के अंदर चार्ट भी शामिल हो जाते हैं। तो चार्ट अलग से नहीं होता है, वर्कशीट के अंदर ही होता है। तो वर्कशीट्स का कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं। जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो यह एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। यानी कि when you open a spreadsheet in MS Excel, then this represents the name of worksheet। तो वर्कशीट का नाम कौन रिप्रेजेंट करता है,
सिंपल सी बात है कि टाइटल बार ही वर्कशीट का नाम रिप्रेजेंट करेगा। फॉर्मूला बार में कुछ नहीं आएगा, सेल में कुछ नहीं आएगा, मेन्यू बार में कुछ नहीं आएगा। तो जो टाइटल बार होता है, ये सारी चीजें क्या है, जब मैं आपको एक्सेल वाली वीडियो लेके आऊंगा उसमें सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि टाइटल बार क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, सेल क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। अगला सवाल है कि एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इनेबल फिल्टरिंग ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में हमने जो कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है उसमें फिल्टर लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल। ये शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप फिल्टर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो कह रहा है कि उदाहरण नहीं है। तो सर्वर डेटाबेस से रिलेटेड होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये डेटाबेस से रिलेटेड नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, देखिए एक्सेल और एक्सेस दोनों अलग अलग एमएस ऑफिस के प्रोग्राम हैं, इनको समझिएगा। एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट में काम आता है, एक्सेल हमारी स्प्रेडशीट वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो अब इसमें जो ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जो कि हमारी ईमेलिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो गया वो हो गया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बाकी सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट में काम आती हैं। कंप्यूटर के एक मेन्यू में इसकी लिस्ट होती है। इन अ कंप्यूटर अ मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में एक कमांड की लिस्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरमीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ये है कि हाइपरलिंक्स को यूज किया जाता है नेविगेट थ्रू हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर, जो कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला सवाल है कि जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की इस विशेषता यानी कि फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। दिस फीचर ऑफ एक्सेल will dynamically produce a new output when one or more inputs in referenced cell are changed। तो अगर एक्सेल की किसी एक सेल में एक से ज्यादा इनपुट डाल दिए जाते हैं तो एक्सेल का एक फीचर होता है जिसके द्वारा जो नया आउटपुट है वो बदल जाएगा। तो वो जो ऑप्शन है वो होता है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग हमें देनी होती है, उसके द्वारा अगर हम एक से अधिक इनपुट बदल देते हैं तो एक्सेल का ये फीचर नए आउटपुट का उत्पादन यानी न्यू आउटपुट बदल देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अब देखिए एक्सेस आ गया है, एक्सेल नहीं एक्सेस। तालिका के स्तंभ को इस रूप से जाना जाता है। द कॉलम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नॉन एज, क्या चीज बोलते हैं उसको, उसको फील्ड बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा को शॉर्ट करने में, डेटा को आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में या उपर्युक्त सभी। एन एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन सॉर्टिंग डेटा, बिल्कुल सही है। अरेंजिंग डेटा इजिली, बिल्कुल सही है। कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि सारे ही काम एक एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से आप कर सकते हैं। XLSX एक्सटेंशन इसके लिए है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में दोस्तों बताया था कौन कौन सा एक्सटेंशन किस किस सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। तो XLSX किसके लिए है, एक्सेस के लिए नहीं, वर्ड के लिए नहीं, पावर पॉइंट के लिए नहीं, MS एक्सेल के लिए। तो दोस्तों एक्सेस के लिए .ACCDB या DBS भी बोलते हैं उसको, ये यूज होता है। वर्ड के लिए DOCXB या DOC भी होता है। पावर पॉइंट के लिए PPTX या PPT भी यूज होता है। एक्सेल के लिए XLS और X, नए वर्जन में X भी लगा हुआ होता है, पुराने वर्जन में XLS होता है। तो ये एक्सेल के लिए उपयोग में होता है। एक्सेल और एक्सेस को समझिएगा दोस्तों ध्यान से। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प को पहचान करे। इन अ स्प्रेडशीट आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन फॉर लेजेंड इन अ चार्ट। तो इसका जवाब है C डाउन। एक्सेल में कैंसिल बटन कहां स्थित होता है। इन एक्सेल वेयर इज द कैंसिल बटन लोकेटेड।
कैंसिल का बटन कहाँ पे होता है? MS एक्सेल में दोस्तों फॉर्मूला बार के अंदर में कैंसिल का बटन सिचुएटेड होता है। एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इज इक्वल टू div 10,3 क्या आउटपुट देगा? इन अ स्प्रेडशीट व्हाट आउटपुट वुड द फॉर्मूला दिस गिव? तो ये डिवाइड का फंक्शन होता है दोस्तों। इसका जवाब है कि अगर आप डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 10/3 तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 3.33 इस तरीके से निकल के आएगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ये डिवाइड का फॉर्मूला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन है। एक सेल जो होता है वो एक वर्कशीट में रॉ और कॉलम का एक इंटरसेक्शन है, यानी कि इस तरीके से कॉलम्स हो गई, तो जो सेल हो गया वो ये हो गया, वो रॉ और कॉलम का एक इंटरसेक्शन है। अगला है MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से अलग भाषा में बनकर आ गया है कि MS एक्सेल में एक रो और कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, या एक एक्सेल की वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो एक सेल को रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहा जाता है। एक्सेल में डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? बाय डिफॉल्ट हाउ द टेक्स्ट हॉरिजेंटली अलाइंड इनसाइड अ सेल इन एक्सेल। हॉरिजेंटली यानी कि इस तरीके से, वर्टिकली यानी कि इस तरीके से। तो अगर आप एक्सेल को ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ वैल्यू एंटर करोगे तो वो किस तरीके से आएगी? तो वो दोस्तों लेफ्ट अलाइंड होकर आएगी। समझा देता हूं आपको। ये एक सेल हो गया एक्सेल का, यहां कुछ आप टाइप करोगे तो ये लेफ्ट यानी कि यहां से मिलकर चलेगी, ना तो ये बीच में आएगी ना ये राइट साइड से आएगी। ये देखिए दोस्तों राइट अलाइन हो गया, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया। तो लेफ्ट अलाइन से होकर वो वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होती है वैल्यू। PDN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDN? तो PDN की फुल फॉर्म है पैकेट डेटा नेटवर्क। पॉकेट नहीं दोस्तों, पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है, तो पैकेट डेटा नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। इंटरनेट की शुरुआत इसके रूप में की गई थी। किस रूप में की गई थी इंटरनेट की शुरुआत? तो दोस्तों जो इंटरनेट है वो शुरुआत हुआ था डिफेंस फोर्सेस ऑफ अमेरिका के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि ARPANET के द्वारा। और इसमें दोस्तों सारी ही देखिए इनका प्रयोग किया गया था। तो उपयुक्त सभी का योगदान, ये सब चीज इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि इससे जुड़े होते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू दिस। यानी कि जो नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं वो सर्वर कंप्यूटर को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को इसके रूप में जाना जाता है। एंड द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस इज नोन एज। MS वर्ड में हम वेब पेज नहीं देखते हैं, ईमेल में हम वेब पेज नहीं देखते हैं, पावर पॉइंट पे हम वेब पेज नहीं देखते हैं। तो ब्राउजर होता है, सिंपली आप सबको पता होगा कि ब्राउजर को हम वेब पेज देखने के लिए प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन सेम दूसरी तरीके की भाषा में बनाकर आपको दे दिया है। वो वेब ब्राउज़र ही होता है जो आपको वेब पेज को पढ़ने, इंटरनेट को सर्फ करने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र में आप ये काम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो सिंपल सा जवाब है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ एक वेब ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? XHTML, फायरफॉक्स, मैक वेब, नेटस्केप। तो फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, मैक वेब भी एक वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र है। XHTML वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी वेबसाइट को पसंदीदा में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है? किसी वेबसाइट का आप फेवरेट बनाते हो या उसका बुकमार्क बनाते हो, उसका शॉर्टकट क्या होता है? तो उसका सीधा सा जवाब है दोस्तों Ctrl+D। याद कर लीजिएगा, किसी वेबसाइट का आपको बुकमार्क बनाना हो, उसको अपने फेवरेट में ऐड करना हो ताकि आप
एक क्लिक पे उसको खोल सकें बाद में, तो कंट्रोल डी के द्वारा वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है। तो वही सवाल दोबारा से फिर पलट कर आया है, देखिए दोस्तों, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं कि कौन सा ब्राउजर है। अब पूछा है कि ब्राउजर कौन सा है इनमें, तो इसमें दोस्तों लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सफारी जो है वो एक वेब ब्राउजर है जो कि iOS यानी एप्पल्स के डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे एंड्रॉयड में मोस्टली हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, ऐसे ही जो एप्पल के डिवाइसेस हैं उसमें बाय डिफॉल्ट सफारी आता है वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम है क्या है, एक वेब ब्राउजर है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें, आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आसानी से इसका जवाब दे देंगे। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर वो होते हैं जिनको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म यानी कि अलग अलग ओएस पर यूज कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर है, एज भी एक ब्राउजर है जिसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, इसका नया नाम एज है, और सफारी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सफारी जो होता है वो iOS यानी एप्पल के डिवाइसेस या मैक ओएस इनमें यूज होता है। एज जो होता है वो विंडोज में यूज होता है केवल। क्रोम जो होता है वो दोस्तों आप एंड्रॉयड में यूज करते हैं, आप iOS में भी यूज कर सकते हैं, आप विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, आप लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं, आप मैक ओएस में भी यूज कर सकते हैं। तो सभी प्लेटफॉर्म पर आप क्रोम को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है केवल एक। तो गूगल क्रोम एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है। अगले सवाल पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। फिर से देखिए वही आ गया, नेटस्केप नेविगेटर, नेट सर्फ, XML और ओपेरा। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, XML एक वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी ये सभी एक वेब ब्राउजर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन आपको पता होने चाहिए कितने तरीके के वेब ब्राउजर होते हैं। तो अब नहीं पूछ रहा है तो क्रोम बिल्कुल एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, इसको अब माइक्रोसॉफ्ट एज भी बोला जाता है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, हडूप एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो उसका सही जवाब ये हो गया। विषाणु से चेचक होती है, जीवाणु से टाइफाइड होता है। 39:91 और 51:, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये 3 संख्या आपको दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला हम इस पे लगा के देखेंगे इस फॉर्मूले को। 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट जो नंबर है यानी कि ये वाला पहला, उसको आपको डिवाइड करना है ये 3 संख्याएं तीनों से, मतलब संख्या मिला के, तो आपका ए कोई संख्या बन के आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जो ये संख्या यहां पर आई है ए, इसको हम गुणा करेंगे 7 से। 7 से क्यों गुणा करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे। तो ये हम पे दूसरा नंबर आ जाएगा यानी कि बी। तो पहले में लगा के देख लेते हैं हम। 39 है, उसको हमने भाग किया 3 से तो 13 आ गया। ठीक है, और 13 को हम गुणा करेंगे 7 से तो 91 आ जाएगा। तो पहला तो ये सिद्ध हो गया, देखिए दोस्तों ये वाला। अब हम 51 को भाग करेंगे 3 से तो 17 आ जाएगा, और 17 को गुणा करेंगे 7 से तो 119 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है दोस्तों सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक हमें पैटर्न को ढूंढना पड़ता है कि आखिरकार उसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि इस क्रैक्स को ये लिखा जाता है किसी कोड भाषा में, तो यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है, सी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डी कर रहा है। हम अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो सी के बाद यहाँ पर डी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आर हो गया, आर को हम क्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आर यहाँ पर है और क्यू इसके बैकवर्ड में जा रहा है। फिर से दोबारा देखेंगे कि ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी कर रहा है, ए को बी कर रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जैसे सी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी कर रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सी को बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आगे जाना है और दूसरे में हमें पीछे आना है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। जैसे ये लिखा हुआ है SPROUT, तो हमें पहले एक आगे जाना है, दूसरे पे हमें पीछे आना है, फिर तीसरे पे आगे जाना है,
चौथे पे हमें पीछे जाना है। तो इस तरीके से ABCD आपको पता होनी चाहिए। जैसे S है, S के बाद हमें क्या मिलेगा, T, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T। P है, P से हमें एक पीछे जाना है। P कहाँ पर है, P ये रहा, P से एक पीछे O। फिर R से एक आगे जाना है। R के बाद क्या है दोस्तों, S हमने यहाँ लिख दिया। O से एक पीछे जाना है, O से पीछे है N, तो N हमने यहाँ पे लिख दिया। U से आगे जाना है, U के आगे V है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और T से पीछे जाना है, T से पीछे S है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो TOSHUSHVS, तो इसका आंसर हम देखते हैं, मिलाते हैं यहाँ पे TOSNVS। देखिए दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके के सवालों को हम ABCD के द्वारा इस पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग आपको दोस्तों जरूर लगाना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरीके से आधारित है। जैसे लिखा हुआ कि यदि AU इज इक्वल टू 21 तो एग इज इक्वल टू 245, तो आप बेग को कैसे कोड करेंगे। तो इसका जो हम निकालेंगे आंसर वो इस तरीके से निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है AU की वैल्यू आ रही है 21 और EGG की वैल्यू आ रही है 245। तो जैसे हम यहां देखेंगे दोस्तों, A की जो वैल्यू है वो 1 है और U की जो वैल्यू है वो 21 है। तो 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21 हो गया। इसी तरीके से E की हम वैल्यू देखेंगे तो E की वैल्यू आ गई 5 इंटू, हमें को गुणा करेंगे सबको, G की वैल्यू आ गई 7 और फिर से G की वैल्यू आ गई 7, तो ये हो गए 245। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं बेग की, B, A, K और E। B की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, A की वैल्यू आ गई 1, K की वैल्यू आ गई दोस्तों 11 और E की वैल्यू आ गई 5। इसको अब हम लिखेंगे इस तरीके से 2 इंटू 1 इंटू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सभी चीज़ों की तो 110 ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों C रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक आपको लगा के देखने होंगे। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं समझ में, ऐसे आपको एकदम से नहीं आ पाएंगी। तो इस तरीके के सवाल दोस्तों आपको मिलेंगे। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो सारे सवाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल इतने ही सवाल हम रखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें कुछ और सवालों को समझेंगे और MS वर्ड, MS ऑफिस, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे आगे की वीडियोस में। जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों मैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।